So good evening everyone. Once again, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So एक लास्ट चैप्टर बचा है मैकेनिकल वाइब्रेशन. टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता देता हूँ मैकेनिकल वाइब्रेशन कोई चैप्टर नहीं है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. लेकिन अगर हम लोग बात करें एसएससी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत रेयर ही यहां से कुछ क्वेश्चन आया है, तो उसको मैंने थोड़ा सा समराइज करके लाइक 1 घंटे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं. इसलिए क्योंकि पूरा वाइब्रेशन आप नहीं समझ सकते, वो पूरा मैथमेटिक्स के ऊपर है जो कि गेट ईएससी के अंदर डिटेल में पूछा जाता है. लेकिन फिर भी जनरली हम एसएससी जेई में कभी कभी तो हम पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि अगर इससे रिलेटेड आपको दूसरा जेईई का एग्जाम दो, उसमें अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आसानी से उसे बना पाए. एक चीज ध्यान रखें कि आपके पास जो शीट है उस शीट के अंदर बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस भी मिक्स हो गए हैं. सो अगर वो क्वेश्चंस वाइब्रेशन के आपसे नहीं बनते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है. आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आपको ध्यान रखना. अच्छा सर, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो सॉल्व करना ही है, तो आप देखना आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर मैं यूट्यूब के अंदर कुछ थ्योरी ऑफ मशीन के सेशंस लेके आऊंगा और उसके अंदर वाइब्रेशन के, जायरोस्कोप के, कैम के बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करवाने वाला हूं. लेकिन वो क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं इंजीनियर्स एकेडमी वाले चैनल पर, गेट ईएससी वाले पर. सो अगर आपको जानना हो ना तो आप वहां जरूर उस क्लास को ज्वाइन करना. वहां पर हम लोग गेट और ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करते हैं. लेकिन आपको अगर मैं वो चीजें बताऊंगा ना तो आपके दिमाग में जो काम की चीजें ना वो भी नहीं जाएगी और वो चीजें भी नहीं जाएगी जो उस लेवल की है. इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि वाइब्रेशन के लिए खासकर बोल रहा हूं कि जो शीट में क्वेश्चन दिए गए सर ये तो बन नहीं रहे हमसे, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है वो कुछ गेट ईएससी के क्वेश्चंस उठाए हुए. अगर आपको जानना है तो मैं इसके ऊपर स्पेशल सेशन लूंगा यूट्यूब के ऊपर, जिसका लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा. वो पढ़ना और उसके बाद उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, और फिर भी नहीं बनते हैं तो वो क्वेश्चन मुझे भेजना. जब अगला सेशन लूंगा ना यूट्यूब पर तो आप ही के डाउट सॉल्व करवा देंगे उसके ऊपर. ठीक है ना. ये पॉइंट आप बस दिमाग में रखना कि सर ने पहले हमको ये चीज बताई है. अदरवाइज क्या होगा कि आपको लगेगा अरे यार ये तो बताया नहीं, ये तो बताया नहीं. वो इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि वो आपके काम का नहीं है. पहले बताओ ये बात समझ में है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. खुश साहब अभी आफ्टरनून में ही है. खुश 8 बज गए. ठीक है. सो मूव करते हैं बेटा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग या बोल सकते हैं बहुत समराइज तरीके से हम चीजों को बताते हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को याद रखने में, समझने में कोई समस्या नहीं हो. अननेसेसरी चीजें जो होती है ना उनको यहां पर डिस्कस नहीं करते हैं. मैकेनिकल वाइब्रेशन, टाइमिंग. किस चीज की टाइमिंग? यूट्यूब सेशन की बात कर रहे हो? यूट्यूब सेशन की बात कर रहे हो? हाँ, अरे वो तो अभी प्लान ही नहीं है. वो तो अभी ये भी नहीं पता अगले वीक होगा या उससे अगले वीक होगा या कब होगा. पर हाँ इतना मुझे पता है कि मैं हर 5-7 दिन में यूट्यूब पर पहुंच ही जाता हूं किसी ना किसी चीज को लेकर. वो मुझे पता है, लेकिन वो अभी टाइमिंग पता ही नहीं है. और मोस्ट प्रोबेबली मैं इवनिंग में ही फ्री रहता हूं, इसलिए यूट्यूब पर मैं ज्यादातर इवनिंग में ही आता हूं. ठीक है ना. सो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा मैं, ध्यान रखना. टेलीग्राम ग्रुप में. सो आप उसको देखते रहना, उसमें जो भी क्लास आए ना आप उस क्लास को आराम से कर लेना. अभी सिर्फ और सिर्फ जेईएन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग वाइब्रेशन की चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती है. सबसे पहले सर वाइब्रेशन क्या होता है? देखिए वाइब्रेशन जो है, अगर आपके पास में किसी पार्टिकल को आप मेन पोजीशन के अबाउट इस तरीके का मोशन, इस तरीके के मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, तो वो आपके लिए क्या हो गया? वाइब्रेशन. तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट सर क्या है ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ a body about its mean position. Its mean position is known as vibration. Known as vibration. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट.
कितने टाइप का होता है वाइब्रेशन? आप जनरली इस वाइब्रेशन को 3 कैटेगरी में रखेंगे। पहला फ्री वाइब्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। इसको हम लोग नेचुरल वाइब्रेशन भी बोलते हैं, नेचुरल वाइब्रेशन। देखिए इस नाम को अगर आप देखेंगे तो फ्री का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में नहीं होगा। अनडैम्प्ड का मतलब होता है कोई नो डैम्पिंग। अभी डैम्पिंग का मीनिंग मैं समझाऊंगा आपको, थोड़ी देर बाद बताऊंगा ना, अभी मत बोलना डैम्पिंग क्या होता है, जब आएगी ना डैम्पिंग तब बताऊंगा। अभी इसके अंदर कोई डैम्पिंग भी नहीं होती। तो इस तरह का वाइब्रेशन जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं हो और कोई डैम्पिंग भी नहीं हो, जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं हो और कोई डैम्पिंग भी नहीं हो, उसको क्या बोला जाता है? फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। सर एक्सटर्नल फोर्स अभी बताएंगे, डैम्पिंग अभी बताएंगे। अब एक्चुअल में ये वाइब्रेशन वो है जिसके अंदर ना तो एक्सटर्नल फोर्स है ना ही डैम्पिंग है। तो जब इसमें है ही नहीं तो कैसे बताए? अगले में आएगा, जब आएगा तो बताएंगे डैम्पिंग क्या होता है, फ्लो मोशन क्या होता है। अंशिका आपको तो ये भी नहीं पता टू मोशन क्या होता है। एक्चुअल में फ्लो मोशन या टू मोशन कुछ नहीं होता, टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब होता है मीन पोजीशन के अबाउट दूर जाना पास आना, दूर जाना पास आना, इसे बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, सो प्रो स्टूडेंट्स के लिए फ्रो मोशन। सो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे कि सर एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, डैम्पिंग भी नहीं है, तो फिर ये कैसा है? कोई एग्जांपल बताओ। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम होता ना, वो देखो ऐसे ऐसे खुद ही बेचारा ऑसिलेट करता रहता है जिंदगी भर। उसमें ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ना ही डैम्पिंग हो रही है। हालांकि अभी आप जानते नहीं हो क्या चीजें होती है, पर ये उसका एक एग्जांपल है। इसे आप बोलते हैं फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। दूसरा कोई वाइब्रेशन सर, दूसरा जो कैटेगरी है फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। इसके अंदर क्या होगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं होगा, पर इसके अंदर डैम्पिंग होगी। 3 नंबर सर, 3 नंबर बताओ। फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। सर इसमें क्या होता है? फोर्स का मतलब इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स होता है, इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स होता है। डैम्प्ड का मतलब इसके अंदर सर डैम्पिंग भी होगी। तो हमने कहा सर ऐसे तो बात समझ नहीं आएगी, 1 बाय 1 कंसीडर करो इसे। तो आपने सबसे पहले हेडिंग लिखी यहां पर फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। देखिए बेटा, फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन की अगर मैं बात करूं तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम। हमने कहा कि सर एक स्प्रिंग मास सिस्टम कंसीडर कर लो और उसके अंदर बताओ कैसे हो रहा है वाइब्रेशन, समझाओ हमें इस बात को। देखो ये स्टिफनेस इसकी के होती है, इसको बोलते हैं स्प्रिंग स्टिफनेस। मैं लिख देता हूं, के इज स्प्रिंग स्टिफनेस, के इज स्प्रिंग स्टिफनेस। इसका एक मास आपके पास में m अवेलेबल है,
अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं बोल रहा हूं कि अगर इस मास m को मैं थोड़ा सा x डिस्टेंस पर डिस्टर्ब कर देता हूं, पकड़ के मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, x डिस्टेंस, तो आपकी जो स्प्रिंग है ना वो x डिस्टेंस एलोंगेट हो जाएगी। आपकी जो स्प्रिंग है बेटा वो x डिस्टेंस एलोंगेट हो जाएगी। जब ये x डिस्टेंस एलोंगेट हो जाएगी ना तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा kx, ये x डिस्टेंस है, तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसके ऊपर एक kx फोर्स लगाएगा। तो ये जो मास m है ये वापस इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तब तक ये इनर्शिया में आ जाएगा, मतलब फ्लो में आ जाएगा और आगे निकल जाएगा। फिर स्प्रिंग हो जाएगी कंप्रेस, तो ये इसको वापस इधर पुश करेगी, फिर ये फ्लो में वापस इधर आ जाएगा और कुछ इस तरीके से मूव करता ही रहेगा। मैंने इसको पकड़ के जो डिस्टर्ब किया, मतलब मैंने इसको एक एनर्जी दे दी। अब वो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। क्यों खत्म नहीं होगी? क्योंकि यहां पर अनडैम्प्ड बोला गया। अनडैम्प्ड का मतलब है एनर्जी में कोई लॉसेस नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से एनर्जी में कोई लॉसेस आएगा, जैसे कि फ्रिक्शन। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो फ्रिक्शन की वजह से एक दिन इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये रुक जाएगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन या इस तरह की कोई भी चीज नहीं है जिससे इसके एनर्जी में कोई लॉसेस होंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये ऐसे 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 आपको हमेशा वाइब्रेशन दिखाएगा। इस तरह का वाइब्रेशन आप इसके अंदर बोल सकते हो कि सर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है वो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस नेचुरल वाइब्रेशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको स्प्रिंग मास सिस्टम में मिल रहा है वो एक्चुअल में आपका फ्री अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का एग्जांपल है। सो वाइब्रेशन कैसे देखने को मिल रहा है इस सिस्टम के अंदर, ये बात समझ पा रहे हो? बोलो यस और नो। वाइब्रेशन इस सिस्टम के अंदर कैसे देखने को मिल रहा है, ये बात समझ पा रहे हो? यस और नो। आगे की बात मत करना, सिर्फ इतना बताना कि ये जो मैंने अभी बताया ना, ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? गुड इवनिंग प्रिंस, गुड इवनिंग। ठीक है, ठीक है। सो हमने बोला कि सर ये फ्री वाइब्रेशन है जिसको आप एसएचएम बोल रहे हो, तो एसएचएम के लिए एक इक्वेशन होती है। अगर आपको ये इक्वेशन पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो बेटा ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये होती है आपके पास में x डबल डॉट प्लस ओमेगा n स्क्वायर x बराबर 0। इसको बोलते हैं एसएचएम इक्वेशन। इसको मैं डिराइव भी कर सकता हूं, पर डिराइव करने का कोई सेंस नहीं है। ये एसएचएम इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, जिसमें x डबल डॉट, इसका मतलब है कि ये है सेकंड डेरिवेटिव। ये क्या है? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बेटा? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सेलरेशन। ओमेगा एन को बोला जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अरे भाई, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन या वाइब्रेशन कर रहा है तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है यूनिट टाइम में कितने ऑसिलेशन ये कंप्लीट कर रहा है। सो उसे बोलते हैं ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो ये एसएचएम इक्वेशन होती है जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड होती है। तो हमने कहा कि अगर ये स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम दिखा रहा है तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी ना। क्या वो फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है ओमेगा एन इक्वल्स टू, वो दी जाती है रूट ओवर के बाई एम। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये होती है रेडियन पर सेकेंड में। ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ना, ये आपकी बोल सकते हैं कि अभी तक जो आपने सीखा ना उससे थोड़ा सा अलग है, अजीब चैप्टर है ये। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग में लोड मत डालना। यहां से 2 ही बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे
लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में बता रहा हूं कि अगर वर्स्ट सिनेरियो आपसे पूछ लिया जाए तो आप मेंटली तैयार रहें, ठीक है। इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी रहती है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स और फिजिक्स है जिससे आप बचपन से भाग रहे हो, इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं ओमेगा एन। एक्चुअल में इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। सर्कुलर फ्रीक्वेंसी। तो सर नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो होती है एफ एन। ये कितनी होती है? ये होती है ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो ये बन जाएगी 2 पाई, ओमेगा एन कितना है? रूट ओवर के बाय एम, रूट ओवर के बाय एम। तो एफ एन कौन है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सर इसकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? ये होती है हर्ट्ज। कभी कभी एग्जाम के अंदर क्या करता है, वो ओमेगा एन को नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल देता है, बोलेगा फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ऑप्शन आ जाएगा ए बी सी डी। तो ऑप्शन को ध्यान से देखना, अगर आंसर हर्ट्ज में है तो उसने ये पूछा है, अगर आंसर रेडियन पर सेकंड में है तो उसने ये पूछा है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बोलिए यस और नो। एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन कितना टाइम ले रहा है, तो वो होता है टी, कैपिटल टी, 1 अपॉन एफ एन। सो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई रूट एम बाई के, सेकेंड्स में, लाइक सेकेंड्स में, मिनट में, आवर में, व्हाटएवर जिसमें भी हो, टाइम की जो भी यूनिट रहेगी। अब सुनिए आप लोग सभी, सर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? पहला क्वेश्चन, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जो कि हॉरिजॉन्टली यहां पर रखा गया है, तो बताएं कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर रूट ओवर के बाय एम। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर स्प्रिंग की स्टिफनेस को बढ़ा देंगे तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी? इसका जवाब आप लोग देंगे। मैं फॉर्मूला दूंगा, एनालिसिस आपको समझना है। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग की स्टिफनेस के को बढ़ा देंगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। परफेक्ट। और मास की वैल्यू को अगर बढ़ा दोगे तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। अगर मैंने यहां पर स्टिफनेस बढ़ा दी तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर मैंने स्टिफनेस बढ़ा दी तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरह का कोई पॉइंट पूछा जाएगा तो हैंडल कर लोगे ना? घबराओगे तो नहीं ना? हैंडल कर लोगे ना आराम से? हाँ। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम ऐसे दिया गया हो, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम आपको ऐसा दिया गया हो, या फिर स्प्रिंग मास सिस्टम आपको ऐसा दिया गया हो, मजेदार बात क्या है, या फिर ऐसे दिया गया हो, मजेदार पॉइंट क्या है कि तीनों के अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो आप क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम in horizontal case, in vertical
in vertical case and in inclined case will remains same, will remains same। बोले बेटा ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए सो ये स्प्रिंग मास सिस्टम की कहानी खत्म हो गई। अब आता है आपके पास में कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। जब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम की चर्चा होती है तो उसके अंदर सबसे पहला कॉम्बिनेशन आता है कुछ ऐसा, देखिए जरा ध्यान से। एक स्प्रिंग ऐसे, एक स्प्रिंग ऐसे, ये लग गया मास m, K1 K2। देखिए अगर मैं मास m को x डिस्प्लेसमेंट दूं तो दोनों स्प्रिंग के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना वो सेम आएगा। इसको देखेंगे, एक स्प्रिंग ऐसे, एक स्प्रिंग ऐसे, इसकी स्टिफनेस K1, इसकी स्टिफनेस K2, इसका मास m। अगर बेटा मैं मास m को x डिस्प्लेसमेंट दूं तो दोनों स्प्रिंग में एक में इलोंगेशन लेकिन एक में कंप्रेशन, पर आएगा दोनों में सेम डिस्टर्बेंस। इस तरह के कॉम्बिनेशन, मतलब ये दोनों ही कॉम्बिनेशन, ध्यान रखना ये दोनों ही कॉम्बिनेशन, इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हो आप? पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनके लिए अगर इस तरीके से 2, 3, 4, 5 कितने भी स्प्रिंग कनेक्ट हो तो आप सारी स्प्रिंग के लिए पता करते हो एक K इक्विवेलेंट, और एक K इक्विवेलेंट दिया जाता है K1 प्लस K2 प्लस जितनी भी स्प्रिंग इस तरह के कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई रहेगी। इस तरीके से आप उन्हें कनेक्ट करने वाले हो। मान लो जैसे 2 ही दी गई है तो आप K1 प्लस K2 लिख सकते हो। K इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए जब आप ओमेगा n फाइंड करेंगे तो वो दिया जाता है √K इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय n। सो जो भी आपका K इक्विवेलेंट आ रहा है उसके अंदर पुट कर देना, आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। सभी स्टूडेंट्स बेटा बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके। एक दूसरा कॉम्बिनेशन बताता हूं आपको। अगर एक स्प्रिंग मेरे पास में कुछ इस तरीके से दी गई है और एक स्प्रिंग इसके साथ में कनेक्ट की गई है, और ऐसी कंडीशन में अगर यहां पर मास m लगा हुआ है तो ये स्टिफनेस K1 है और ये स्टिफनेस K2 है। देखिए जरा ध्यान से, अगर यहां पर मैं इसे x डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो ऐसे कंडीशन में इसके पास x1 डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसके पास में x2 डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो x1 प्लस x2 डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? x डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो ऐसे कंडीशन में या इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? सो फाइनली अगर हम लोग देखें यहां पर तो ऐसे में जो K इक्विवेलेंट दिया जाता है बेटा वो दिया जाता है 1/K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये हमारे पास में K इक्विवेलेंट का रिलेशन हो जाएगा, और जो ओमेगा n दिया जाएगा उसके लिए रिलेशन बिल्कुल सेम रहेगा, K इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय n। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ K इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है ना बेटा उसमें चेंजेस आ जाएगा। किसने बताया? प्रिंस बिल्कुल सही बता रहे हो। बोले बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, क्लियर 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 क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ we divide a spring
इनटू सम पार्ट्स। ऐसी कंडीशन में क्या होता है जरा समझिए। एक स्प्रिंग आपको दी गई है, एक स्प्रिंग आपको दी गई है बेटा। इस स्प्रिंग की लेंथ है L और इसकी स्टिफनेस है K। मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में इनकी लेंथ का जो रेशियो, लेंथ नहीं बेटा, लेंथ का जो रेशियो आ रहा है L1:L2:L3, L1:L2:L3, ये लेंथ का रेशियो है। ऐसे में अगर आप यहां पर लिखते हैं फर्स्ट स्प्रिंग, इसके लिए स्टिफनेस कितनी होने वाली, तो मैं आपको बता देता हूं। ये स्टिफनेस दी जाती है L1+L2+L3 डिवाइडेड बाय L1 मल्टीप्लाई बाय K। और इसी तरीके से अगर आप दूसरी स्प्रिंग के लिए, दूसरे पार्ट के लिए स्टिफनेस फाइंड करेंगे बेटा, ये आएगा L1+L2+L3 डिवाइडेड बाय L2 मल्टीप्लाई बाय K। तीसरे पार्ट के लिए अगर आप स्टिफनेस फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा L1+L2+L3 डिवाइडेड बाय L3 मल्टीप्लाई बाय K। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये तरीका है जब स्प्रिंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उसकी स्टिफनेस फाइंड करनी होती है। सर एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? देखिए बेटा, एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो कहेगा एक एग्जाम्पल ले लीजिए जिसके अंदर एक स्प्रिंग आपके पास में है और उस स्प्रिंग की स्टिफनेस जो है वो है K और लेंथ है L। अगर आप उस स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ऐसे कंडीशन में जो लेंथ का रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। अब किसी भी स्टूडेंट से आप पूछो अगर स्प्रिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो स्टिफनेस क्या होगी, हर एक बच्चा बोलेगा हाफ हो जाएगी। लेकिन देखो ध्यान से, पहले पार्ट की स्टिफनेस क्या होगी बेटा, L1+L2 डिवाइडेड बाय L1 मल्टीप्लाई बाय K, 2K। दूसरी पार्ट की स्टिफनेस कितनी होगी, L1+L2 डिवाइडेड बाय L2 मल्टीप्लाई बाय K इज 2K। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी स्प्रिंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्टिफनेस हमेशा 2 टाइम्स डबल हो जाती है। तो आपने नोट करके इस बात को लिख लिया, if we divide a spring into n equal parts, then the stiffness of each part will be equal to n times of previous spring। मतलब अगर ये स्प्रिंग आपको दी गई है जिसकी लेंथ L है और स्टिफनेस K है, इसको आपने n पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो आपके पास में किसी भी पार्ट की अगर आप स्टिफनेस फाइंड करेंगे तो 1+1+1+1+1 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय K, तो ये आ जाएगा NK इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू K3 इक्वल्स टू KN। ये जो क्वेश्चन है, ये अरे आ रहा है, ये बैटरी तो बंद हो गई। ये जो क्वेश्चन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये बहुत प्यारा स्टेटमेंट है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स। है ना? सो 1 सेकंड में मैं बैटरी को बदल के आया बस।
नीरज तुम ग्रुप में नहीं हो, मैंने वहां पर टाइम अपलोड कर दिया था ना। मैंने कहा अगर 5-7 मिनट हमारे पास में एक्स्ट्रा रहेंगे, अगर आपको कुछ डिस्कस करना होगा ना, तो वो 15 मिनट मैंने आज स्टार्टिंग में जल्दी चालू कर दी इसीलिए। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो आज वैसे भी देखा जाए तो लाइक कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो स्टार्टिंग में छूट गया उसके बाद बाकी चीजें समझ नहीं आएगी। आज इस स्लाइड पे जो लिखा गया वो सिर्फ इसी स्लाइड से रिलेटेड है, पिछली स्लाइड पे जो लिखा गया वो सिर्फ उसी स्लाइड से रिलेटेड है, क्योंकि आज तो सिर्फ हम पॉइंट्स लिख रहे हैं, सिर्फ पॉइंट्स। तो इतनी कहानी सभी को क्लियर हो गई है। सो अगर मैं बात करूं फ्री वाइब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्री वाइब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंपल सा फ्री वाइब्रेशन क्या बताया गया यहां पर सर? सिंपल सा अगर मैं बात करूं फ्री वाइब्रेशन का, तो फ्री वाइब्रेशन जो है वो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब फिजिक्स हो गई। लेकिन फिर भी मैंने यहां पर आपको बता दिया है कि यहां पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें स्प्रिंग मास से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब देखिए, बेसिकली फिजिक्स में मतलब मैकेनिक्स बोल सकते हो आप, वहां पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला दिया जाता है, आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक डिफ्लेक्शन मेथड। स्टैटिक या बोल सकते हो मेथड ऑफ स्टैटिक डिफ्लेक्शन, मेथड ऑफ स्टैटिक डिफ्लेक्शन। क्या बोलता है ये मेथड? ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम कैन बी written as Fn equals to 1 upon 2 pi divided by root over g by delta, g by delta। g तो सभी लोग जानते हैं, अब ये डेल्टा क्या है? डेल्टा इज स्टैटिक डिफ्लेक्शन इन मास m। मास m में स्टैटिक डिफ्लेक्शन को ही हम डेल्टा बोलते हैं। क्या मतलब इसका स्टैटिक डिफ्लेक्शन का? देखिए जरा ध्यान से, ये एक स्प्रिंग है, जैसे इस स्प्रिंग पे आपने मास m लगाया, ये स्टिफनेस के ये mg, तो ये mg की वजह से नीचे की साइड जाएगा। कब तक जाएगा नीचे की साइड? जब तक नीचे की साइड लगने वाला mg ऊपर की साइड, ये डेल्टा डिफ्लेक्शन अगर आया होगा, ऊपर की साइड लगने वाले के डेल्टा के बराबर नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे जैसे आपने m यहां पर लगाया वैसे वैसे m नीचे जाएगा, तो स्प्रिंग इलोंगेट होगी, जिसकी वजह से ऊपर की साइड एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। जब ऊपर की साइड लगने वाला स्प्रिंग फोर्स नीचे की साइड लगने वाले mg के बराबर हो जाएगा, तो ये मास आके यहां पर रुक जाएगा। तो इस मास m के अंदर कितना डिफ्लेक्शन आया उसको बोला जाता है डेल्टा। तो हमने बोला सर डेल्टा कितना आ रहा है? आपने कहा सर डेल्टा बराबर आ रहा है mg डिवाइड बाई k। So according to method of static deflection, Fn equals to 1 upon 2 pi root over g by delta. So Fn equals to 1 upon 2 pi root over g by delta की अगर मैं बात करूं तो g इतना है, और डेल्टा की अगर हम बात करेंगे तो mg by k, g से g कट गया, 1 upon 2 pi root over k by m। देखिए पहले जो मैंने स्टिफनेस लिखी थी वो इतनी तो लिखी थी, ये Fn है। अगर ओमेगा n की बात करेंगे तो देखो ओमेगा n रूट ओवर k बाई m ही तो आ रहा है। सो बेसिकली स्टिफनेस फाइंड करने का ये एक नया तरीका और कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक तो ये रिलेशन ध्यान रखना है, ये तो आपको वैसे भी याद है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में याद करवा दिया ना आपको कि स्प्रिंग मास के लिए रूट ओवर k बाई m होता है। सो ये एक नया मेथड है, आपको अप्लाई कहीं पर भी नहीं करना। अगर गलती से ऑप्शन में देखने को मिल जाए कि मेथड ऑफ स्टैटिक डिफ्लेक्शन के हिसाब से नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, तो ये ऑप्शन पे आपको मार्क करना है। एक बार बोलेंगे सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि वाइब्रेशन जो है बहुत वर्स्ट सिनेरियो में सिर्फ 2 ही बार एसएससी जेईई में पूछा गया है। सो इतनी चीजें आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहे।
चलिए बेटा, इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए वाइब्रेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ movement of particle, on the basis of movement of particle, vibration also classified in three more categories. Number one, first one is longitudinal vibration. सर ये क्या होता है? ये वर्ड्स याद रखना ना। In this type of vibration, particles are moving in the longitudinal axis of system or parallel to the longitudinal axis of the system। बोल रहा है इस तरह के वाइब्रेशन में पार्टिकल्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे या फिर उसके पैरेलल एक्सिस। जैसे ये आपके पास में केस है, इसके अंदर पार्टिकल्स इस एक्सिस के अलोंग ही तो मूव कर रहे हैं या फिर इसके पैरेलल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं, ऐसे तो मूव कर रहे हैं। ये आपके एक्सिस का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो इस वाइब्रेशन को आप लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन भी बोल सकते हो। इस वाइब्रेशन को आप लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन भी बोल सकते हो। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे एक बार ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नंबर 2, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। In this type of vibration, particles are trying to move into perpendicular axis of the system, जैसे आप एक कैंटिलीवर बीम को जानते हैं, अगर कैंटिलीवर बीम के वाइब्रेशन की बात करेंगे तो वो कुछ ऐसे आएगी। जैसे मान लीजिए मैंने इसको पकड़ के हल्का सा नीचे किया तो ये फिर वापस ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कुछ इस तरीके से। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है ना उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। तो बीम जो है इधर जाने की कोशिश कर रही है, जा नहीं पाएगी, इसलिए लिखा ट्राइंग टू मूव। इस तरह के वाइब्रेशन को बोला जाता है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। 3 नंबर देखिए, टॉर्शनल वाइब्रेशन। In this type of vibration, particles are moving into a circular path। देखिए
ये आपके पास में एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट के नीचे आपने लगा दिया एक रोटर, इस शाफ्ट के नीचे आपने क्या लगा दिया, रोटर। तो देखिए ये एक शाफ्ट है और शाफ्ट के नीचे हमने लगा दिया रोटर। अब जब रोटर को मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो शाफ्ट ट्विस्ट हो जाएगी। अब मैंने छोड़ दिया तो शाफ्ट उसको वापस इधर लेके आएगी, फिर ये मोशन में इधर चला जाएगा, फिर ऐसे 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 वाइब्रेशन दिखाएगा। सारे पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, इस तरह के वाइब्रेशन को बोलते हैं टॉर्शनल वाइब्रेशन। अगर डैम्पिंग या फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करें तो तीन कैटेगरी है, फ्री डैम्प्ड, फोर्स डैम्प्ड। अगर मोशन, पार्टिकल के मोशन के बेसिस पे पूछे तो भी तीन कैटेगरी है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और टॉर्शनल। ये मैंने आपको बता दिया। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। एक बार जल्दी से बोल दीजिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार जल्दी से बोल दीजिए बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सो फ्री वाइब्रेशन की स्टोरी मैंने आपको समझाई थी। अब हम लोग यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, किसके लिए, फोर्स्ड, सॉरी अभी तो फ्री रह गया ना, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। ध्यान से समझना बेटा, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं। ये एक स्प्रिंग आपके पास में है और ये बेसिकली आपके पास में एक डैम्पर है। इसकी स्टिफनेस है K और ये आपने लगा दिया एक मास। डैम्पर क्या है, डैम्पर क्या है, ये एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। जैसे आपके सिस्टम को डिस्टरबेंस मिला तो अगर ये डैम्पर नहीं हुआ ना तो ये बेचारा जिंदगी भर ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन डैम्पर होगा तो ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर एक पिस्टन है, ये ऐसे मूव करके उस एनर्जी को रिलीज कर देगी, अब्सॉर्ब कर लेगी, ऐसा बोल सकते हो आप। जैसे बाइक का शॉक अब्सॉर्बर जो है, शॉकर्स जो होते हैं ना बाइक के, ब्रेकर आया, बाइक को एनर्जी मिली, अब वो शॉकर ऐसे से मूव करके उस एनर्जी को खत्म कर देता है। अगर शॉकर उस एनर्जी को खत्म नहीं करता तो वो एनर्जी आपके पास आ जाती और आप जंप करके नीचे गिरते। शॉक अब्सॉर्बर कैसे काम करते हैं, अरे आप ऑटो में बैठते हैं, एक छोटा सा ब्रेकर आया, ऑटो जंप करता है, फिर आप जंप करते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं। क्यों, किसी ने एनर्जी अब्सॉर्ब ही नहीं की। गाड़ी में बैठते हैं, उसमें शॉक अब्सॉर्बर लगे थे, ब्रेकर आया, शॉक अब्सॉर्बर मूव किए, उन्होंने एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, आप तक नहीं पहुंचने दिया, आपका कंफर्ट जोन बढ़ गया। वहां पर आपका जो कंफर्ट जोन है वो क्या हो गया, वहां पर बढ़ गया। तो उसी को बोला जाता है बेसिकली डैम्पिंग। मतलब जो डिस्टर्बेंस मिला है उस एनर्जी को कितना आप अब्सॉर्ब कर पा रहे हो, उसको आप क्या बोल रहे हो यहां पर, डैम्पिंग। तो आपने सिस्टम को डिस्टर्ब किया, जैसे सिस्टम को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये जो डैम्पर लगा हुआ है ये इस एनर्जी को क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। सो हमने बोल दिया कि ये जो डैम्पर यहां पर लग रहा है इसकी वजह से एक डैम्पिंग फोर्स लगता है, इसकी वजह से बेटा एक डैम्पिंग फोर्स लगता है। ऐसा माना जाता है कि डैम्पिंग फोर्स जो होता है ना, ये इस बॉडी के पास में जो डिस्प्लेसमेंट x आप देते हो उसके डेरिवेटिव मतलब x डॉट उसके प्रोपोर्शनल होता है। x डॉट कौन हुआ, वेलोसिटी। अगर x डिस्प्लेसमेंट है तो ये कौन हो गया, वेलोसिटी। तो जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, डैम्पिंग फोर्स, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो इसे बोला जाता है बेसिकली, यहां पर एक कांस्टेंट आ जाता है सी एक्स डॉट, और ये जो सी होता है ना इसको बोलते हो आप डैम्पिंग कोफिशिएंट। डैम्पिंग कोफिशिएंट ये डैम्पिंग को डिफाइन करने का एक पैरामीटर है जिसकी जो यूनिट होती है, ये ध्यान रखना जो मैं चीजें बता रहा हूं, यूनिट ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट ये होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर। अब यहां पर फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन की जो इक्वेशन है बेटा, फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन की जो इक्वेशन है वो कैसे लिखी जाती है, वो लिखी जाती है mx डबल डॉट, इसे बोलते हो इनर्शिया फोर्स, प्लस डैम्पिंग फोर्स cx डॉट प्लस स्प्रिंग फोर्स kx। अगर कहीं पर भी आपसे पूछे कि हमें बताओ फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन की इक्वेशन क्या है तो आपको बेसिकली ये इक्वेशन बतानी। देखिए कैसे आ रही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वाइब्रेशन के अंदर उस पॉइंट्स में मत जाओ कि कैसे आ रही है, ठीक है, वो आपके लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा टू द पॉइंट स्टिक रहो कि हाँ अच्छा ये फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन की इक्वेशन होती है। सर अगर कोई बोल देता है बताओ फ्री वाइब्रेशन की बताओ, फ्री वाइब्रेशन अगर इसके अंदर डैम्पर नहीं होता तो इसको जीरो कर देना बस,
सी जो है उसकी वैल्यू को 0 कर देना क्योंकि डैम्पिंग नहीं है। तो अब डैम्पिंग का मीनिंग क्या है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सी बार एग्जाम के अंदर ऐसा बोल दिया जाता है कि अगर आपके पास में 3x डबल डॉट प्लस 5x डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0 दिया गया है, 4x इक्वल्स टू 0 दिया गया है, तो बताओ नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताओ। देखिए जब टर्म यूज होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, तो ओमेगा एन का फॉर्मूला कभी भी नहीं बदलेगा, जो पहले था वही रहेगा। इस सिस्टम के अंदर भले ही डैम्पर लग जाए तो डैम्पर को भूल जाना, स्प्रिंग और मास। नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मतलब ही होता है स्प्रिंग और मास। जब डैम्पर लग जाता है ना तो उसे बोलते हैं डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर अभी मैं आऊंगा। उसने बोला नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल टर्म का मतलब है डैम्पर भूल जाओ। हमने बोला जब डैम्पर नहीं होगा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है k/m। हमने बोला यार ये जो इक्वेशन दी गई है ना इसको कंपेयर कर लो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, m बराबर 3, c बराबर 5, k बराबर 4। तो k की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास में 4, m की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4/3। यूनिट क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकेंड। बोलिए बेटा यस और नो, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? टू द पॉइंट में बात कर रहा हूं, मैं किसी भी डेरिवेशन को डेराइव नहीं कर रहा हूं। यहां पर डेराइव करना आपके लिए वाइब्रेशन मतलब आग से खेलने के बराबर है, इसलिए टू द पॉइंट रहो बिल्कुल, है ना। अब देखिए सर आपने कहा ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो जब ये एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो किस तरीके से अब्सॉर्ब करेगा? मान लो मैंने इस बॉडी को डिस्टर्ब किया और छोड़ दिया, तो क्या सारी एनर्जी उसने अब्सॉर्ब कर ली? क्या सारी एनर्जी उसने अब्सॉर्ब कर ली, या थोड़ी बहुत एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, या फिर थोड़ी बहुत एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है फिर रिलीज कर रहा है? क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है? हमने कहा इस बात को पहचानने के लिए आपको एक और फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, और उस फैक्टर को बोला जाता है डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर। उसको क्या बोलते हो आप? डैम्पिंग रेशियो और डैम्पिंग फैक्टर। ये देखो ये ऐसे 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 बनाया जाता है, अगर सही बना के आ जाओगे तो एक नंबर तो इसी का मिल जाएगा। इसको बोलते हो आप जीटा, और ये दिया जाता है बेटा आपको c/2n इक्वल्स टू √k/n। बस इतना सा फॉर्मूला है, c/2m। c कौन है? डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, डिवाइड बाय √k/m। अच्छा √k/m को ओमेगा n भी बोलते हैं, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो c/2m ओमेगा n। √k/m को ओमेगा n भी बोलते हैं ना, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। देखो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जीटा इक्वल्स टू, ये देखो इस √m से ये √m कट जाएगा तो ये बन जाएगा c/2√mk। तो अगर जीटा के बारे में इंफॉर्मेशन बोले कि जीटा कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इन तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अगर देखने को मिल रहा है बेझिझक बेधड़क वहां पर मार्क कर दो। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, कुछ भी नहीं पूछा गया है इसमें से, कुछ भी नहीं। हाँ ये मेरे सिग्नेचर है, कुछ भी नहीं पूछा गया है, लेकिन वो एसएससी जेईई है ना। नहीं 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 प्रिंस, ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? अगर ऐसा होता है एसएससी जेईई में कुछ भी नहीं पूछ रहा है तो फिर मैं पढ़ाता ही नहीं ना। बाकी जेईई में तो पूछा गया होगा ना इसमें से एक आध पॉइंट, जैसे हाँ ये श्रवण, ये बहुत अच्छा आदमी है, वो एसएससी जेईई है। अगर उसने 3 क्वेश्चन पूछ लिए इसमें से तो तुम क्या ही कर लोगे। हाँ लेकिन ये कि पूछेगा वही जो मैं लिख रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब पढ़ना है। इसलिए जो उसने नहीं पूछा ना वो भी आपको पढ़ना है। हाँ हालांकि पढ़ना उतना ही है जितना आपके काम का है। मैं इससे भी ज्यादा पढ़ाऊंगा। मैं इसके लिए आपके लिए स्पेशली आप लोगों के लिए YouTube का एक सेशन लेके आऊंगा जिसके अंदर इसको मैं डिटेल में न्यूमेरिकल्स कैसे, लाइक कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जानना होता है नहीं सर हमें तो बताओ कि न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, क्योंकि इस यहां तो करवाने कोई मतलब नहीं है।
आप में से 10% लोग समझ जाएंगे, 90% लोग मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे उल्टा, सर मुझे तो समझाओ, मुझे समझ नहीं आया ये कैसे आया, जबकि वो आपकी किसी काम का भी नहीं है। इसलिए मैं वहां कराऊंगा, तो जिसको इंटरेस्ट रहेगा वो आराम से देख के समझ के अपनी कॉपी में लिख लेना, है ना। हाँ नहीं नहीं, मैं बताऊंगा भी, आप चिंता मत करो, वहां पर मैं बताऊंगा भी, लेकिन वो आपके लिए ऑप्शनल हो जाएगा, पर जरूरत सिर्फ इतने की है। एक एक बताओ, एक एक कौन सी बात समझ नहीं, समझाया तो मैंने कुछ है ही नहीं। अच्छा सूरज नहीं आया, मुझे सुनाई दिया समझ नहीं आया, मैंने कहा मैंने कुछ समझाया ही नहीं, समझ कैसे आएगा। नहीं, सूरज अभी रिकॉर्डेड देखेगा इस लेक्चर को, वो सोचता होगा रोज ये हमारी बातें करते हैं। सूरज अगर अब इस क्लास में होता तो वाइब्रेशन खत्म ही नहीं हो सकता, वाइब्रेशन क्या, जायरोस्कोप भी खत्म नहीं हो सकता। क्या पता वो मैसेज नहीं कर रहा हो, क्लास में लाइव बैठा हो, बोला मैं बोलूंगा नहीं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तब तो जायरोस्कोप तो समझ नहीं, बोला सर आप कैसे कर रहे हो, ये हाथ इधर उधर कैसे कर रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। हाँ हो सकता है, हो सकता है। हाँ यार ये बात सही बोली, मैं तो देख सकता हूँ। ओहो, ये एकदम सही बोल रहे हो, मैं देख सकता हूँ, ये सूरज बैठा है क्लास के अंदर, सूरज बैठा है क्लास के अंदर, ये बोल नहीं रहा, इस लिस्ट में सूरज का नाम है, ये देखो सूरज रॉय 9753126, ये प्रिंस बिल्कुल। हाँ सूरज, अब तुम पकड़े गए हो एकदम, सूरज अंदर से भरा हुआ होगा, कम से कम 25-30 डाउट उसने लिख रखे होंगे, लेकिन अब उसने कसम खा रखी कि मैं डाउट नहीं करूंगा, डाउट नहीं पूछूंगा, लेकिन सूरज क्लास में बैठा है, वो पकड़ा गया, लिस्ट के अंदर नाम दिख गया मुझे, क्योंकि मैं तो देख सकता हूँ ना, मेरे पास तो सबका नाम रहता है। मेरे पास तो सबका नाम दिखता ना यहाँ पर। चलो अभी कवर करते हैं, और ना एक बार सूरज फॉर्म में आ गया ना, तो उसके बाद में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलो इतनी कहानी सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं सूरज, अभी मत करना कोई भी कमेंट, है ना, तुम पहले मेरे को खत्म करने दो, खत्म हो जाएगा उसके बाद आज मैं जाऊंगा नहीं, इधर ही बैठा रहूंगा, फिर सूरज और हम दोनों बातें करेंगे सिर्फ। चलो इतनी कहानी बेटा आपको समझ में आ गई। सर ये जो जीटा है, ये जो जीटा है, ये जीटा कैसे बताएगा कि कैसा एनर्जी अब्जॉर्प्शन हो रहा है। एक्चुअल में ये जीटा 3 कैटेगरी आपको बताता है। पहली कैटेगरी जब जीटा लेस देन 1 होती है, दूसरी कैटेगरी जब जीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तीसरी कैटेगरी जब जीटा आपके पास ग्रेटर देन 1 होता है। एक्चुअल में जहां जीटा ग्रेटर देन 1 होता है बेटा, उसको बोलते हैं ओवर डैम्ड कंडीशन। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगा। ओवर डैम्ड कंडीशन। जहां पर जीटा इक्वल्स टू 1 होता है उसे बोलते हैं क्रिटिकल डैम्ड कंडीशन, और जहां पर जीटा लेस देन 1 होता है उसे बोलते हैं अंडर डैम्ड कंडीशन। अंडर डैम्ड कंडीशन। देखो बेटा ध्यान से, अब ये बहुत काम की बात है, ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट्स। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम टी है। देखो जस्ट इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए ये बॉडी है, इसको मैंने डिस्टर्ब किया, तो ये डिस्टर्बेंस है एक्स। अगर किसी बॉडी को एक्स डिस्टर्बेंस दूंगा और ये सडनली बहुत कम टाइम में डिस्प्लेसमेंट अचानक से कम हो गया, और उसके बाद में मजा नहीं आया, और उसके बाद में जीरो होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। मतलब मैंने इसको डिस्टर्ब किया लेकिन ये जीरो होने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। इस तरह के सिचुएशन को आप बोलते हो जीटा ग्रेटर देन 1। जीटा ग्रेटर देन 1, ओवर डैम्ड कंडीशन। आपके घर में जो दरवाजा लग रहा है उसके ऊपर एक डोर क्लोजर लगा होगा, उस दरवाजे को आपने ओपन किया तो पहले बहुत कम टाइम में दरवाजा जल्दी से आता है, फिर धीरे 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 बहुत ज्यादा टाइम के बाद में बंद होता है। परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ओवर डैम्पिंग। सो वो जो केस होता है ना, वो ओवर डैम्पिंग के लिए डिजाइन किया जाता है।
क्रिटिकली डैम्पिंग, आपने उस बॉडी को डिस्टर्ब किया और फाइनाइट टाइम के अंदर वो जीरो हो गया, फाइनाइट टाइम के अंदर मतलब जल्दी से वापस आ गया। जो राइफल होता है उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं रिकॉइलिंग, जैसे फायर करेगा कुछ पीछे जाएगा और फिर वो वापस आगे आएगा, फिर फायर करेगा फिर पीछे जाएगा फिर वापस आएगा, फिर फायर करेगा। सो वो जो रिकॉइलिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर जैसे बॉडी डिस्टर्ब हुई उससे बहुत जल्दी वापस आना होता है। सोचिए जो राइफल है उसमें अगर आपने क्रिटिकल डैम्पिंग के बजाय ओवर डैम्पिंग के बेसिस पर उसे डिजाइन कर दिया तो फायर करेगा, अब पीछे तो गया, डिस्टर्ब तो हो गया, अब वापस आने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। वो बेचारा सिपाही लड़ रहा है, एक फायर किया फिर उसमें दिखा रहा है कि 6 मिनट के बाद वापस आएगा, ये दूसरी फायर 6 मिनट बाद हो, तो उसमें ओवर डैम्पिंग नहीं कर सकते, उसमें क्रिटिकल डैम्पिंग ही करना पड़ेगा। क्लियर है? उसमें क्या करना पड़ेगा, मतलब आपके एक किसी अनपढ़ इंजीनियर ने डिजाइन कर दिया और उसको ओवर डैम्पिंग पे डिजाइन कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और वही अगर दरवाजे को आपने क्रिटिकल डैम्पिंग पे डिजाइन कर दिया तो आपने गेट खोला, अचानक से जाके लगा वापस दीवार पे, क्यों? क्योंकि लिमिटेड टाइम के अंदर वो वापस पहुंच जाएगा अपनी जगह पर। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये है आपके पास में क्रिटिकल डैम्पिंग। अब आता है अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग में जो बॉडी है डिस्टर्ब करने के बाद में ऐसे ऐसे चलता रहता है, मतलब देखो मीन पोजीशन पर गया फिर नेगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये टू एंड फ्रो मोशन दिखा रहा है। किस कंडीशन में? लेस देन 1। इसे बोलते हो बेटा अंडर डैम्पिंग। इसे क्या बोलते हो? अंडर डैम्पिंग। आप क्या बोल रहे हो? सर मैंने एक्स पर इसको डिस्टर्ब किया, एक ऑसिलेशन के बाद में वो वहां तक नहीं आया, थोड़ा नीचे रह गया, क्यों? क्योंकि डैम्पर ने थोड़ी सी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली और बाकी वापस दे दी उसको, फिर वापस यहां तक नहीं आया, देखो इससे थोड़ा नीचे रह गया क्योंकि डैम्पर ने इस ऑसिलेशन में भी थोड़ी सी एनर्जी स्टोर कर ली। तो हमने इसको डिस्टर्ब किया था, बेटा एक्स नॉट के ऊपर। अगली बार ये सिर्फ x1 तक ही आया, अगली बार ये x2 तक आया, अगली बार ये x3 तक आया, अगली बार ये x4 तक आया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीमेंट हो रहा है, देखो कैसे हुआ। मैंने इस सिंपल पेंडुलम को यहां छोड़ा, इधर गया फिर यहीं तक आया, फिर इधर गया फिर यहीं तक आया, फिर इधर 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 इधर, फिर रुक गया। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा ना कॉन्टिन्यूअसली। ये जो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा ना इसको बोलते हैं बेटा डिक्रीमेंट रेशियो। डिक्रीमेंट रेशियो x0 बाय x1, या फिर आप x1 बाय x2 करो, या फिर आप x2 बाय x3 करो। ये जो वैल्यू आती है ना ये सेम ही आती है, और ये आती है e टू द पावर जीटा ओमेगा n TD। सर ओमेगा n कौन है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। T कौन है? टाइम पीरियड। सो TD कौन है? TD एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं ओमेगा डी। ओमेगा डी होता है बेटा आपकी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। सर ये डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही है, आपने उसमें डैम्पर लगा दिया और डैम्पर लगाने के बाद आपने ऑब्जर्व किया कि बॉडी वाइब्रेशन कर रही है, तो डैम्पर के साथ में जो फ्रीक्वेंसी आती है उसको बोलते हैं डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। इसमें और नेचुरल फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन होता है, ओमेगा डी इक्वल्स टू ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में भैया ये भी पूछ लेता, ध्यान रखना। अगर ओमेगा डी आपको पता है और एफ डी फाइंड करना चाहते हो तो सेम फॉर्मूला, ओमेगा डी डिवाइडेड बाय 2 पाई। सो एफ डी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई, जो भी ये आप लिखना चाहो, ओमेगा एन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। क्लियर है? कभी कभी पूछ सकता है, ये यूनिट सेम रहेगी, जैसे एफ एन की यूनिट जो थी वही एफ डी की होगी, ओमेगा एन की जो यूनिट है वही ओमेगा एन की रहेगी। जीटा जो है बेटा ये रेशियो है, रेशियो हमेशा यूनिटलेस होता है, रेशियो ऑलवेज यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होगी। सर अगर टीडी पूछ लेता तो बेटा टीडी 1 अपॉन एफ डी, सेम 1 अपॉन एफ डी का मतलब क्या हुआ? 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा डी, कोई चेंजेस नहीं। क्लियर है? बाकी सबको आप जानते हो। तो इसको ये जो आपके पास में इसे बोलते हैं बेटा डिक्रीमेंट रेशियो। डिक्रीमेंट रेशियो एक टर्म होता है जिसको आप बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशियो उसका मतलब होता है ln। लॉग ले लो इसका, बस इतनी सिखानी है।
ln e टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी डी। इसे बोलते हो आप लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट रेशो। इसको बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है डेल से, और जब इस डेल को, जब ये जो है ना इसको डेल बोला है, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आता है आपके पास में 2 पाई जीटा डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीटा को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा देखते हो ना, तो ये ऐसा आता है डेल्टा डिवाइड बाय, ये 8 नहीं है बेटा, डेल्टा है, डेल्टा डेल्टा डिवाइड बाय रूट ओवर 4 पाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। तो जीटा इन टर्म्स ऑफ डेल्टा के लिए ये फॉर्मूला, डेल्टा इन टर्म्स ऑफ जीटा के लिए ये फॉर्मूला। जो भी एग्जाम में आपको फॉर्मूला पूछा जाए बिल्कुल दिल खोलकर बता देना उसको बस। तो देखो ये जो फॉर्मूले ना बेटा, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें स्टेट एई जेई के सारे क्वेश्चंस हम बना लें, बाकी इधर उधर के एग्जाम के भी क्वेश्चन बना लें, तो ये फॉर्मूले याद रख लेना। अगर आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं डिराइव भी करवा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप रास्ते में खुद बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो, या क्या कर रहे हो, जीटा बीटा गामा ओमेगा फेजर डायग्राम, बहुत सारी चीजें आएगी। नहीं ये मुझे पता है कि मुझे पता है ना, मेरे बहुत बार ऐसा होता है जब हम ऑफलाइन क्लास में जाते हैं ना, तो वहां पर हम लिखते हैं जैसे मैकेनिकल वाइब्रेशन, फिर मैं वहां पर, ये प्रिंस तो शायद मेरी क्लास में रहा हुआ भी है। प्रिंस तुम ऑफलाइन क्लास में थे क्या पटना में, जरा बताओ। हाँ प्रिंस, तुम पटना में थे क्या ऑफलाइन क्लास में उस टाइम पर, या बाद में एडमिशन लिया तुमने? क्योंकि उसमें भी 2-4 प्रिंस थे। ओके। तो ऐसा होता है जब ऑफलाइन क्लास में जाते हैं और हम ऐसे बोलते हैं कि देखो यार ये फॉर्मूला जो है ना, ये डायरेक्ट याद कर लो, ये आपकी किसी काम का नहीं है। तो अभी ऑनलाइन में तो क्या ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नेट खत्म हो जाता है, जिनका नेट अच्छा नहीं चलता, तो 80% स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं 80% रिकॉर्डेड देख लेते हैं। नहीं सूरज तो नहीं था, सूरज नहीं था, नहीं तो मैं पहचान जाता हूँ स्टूडेंट्स को नाम से। सो जैसे हम बोलते रहे याद, उनमें से कोई ना कोई ऐसा बोलता नहीं सर बता ही दो, भले उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, कुछ समझ नहीं, पर उसका एक ऐसा है कि लाइक सर आप तो लिख दो बोर्ड पर, हमको तो कॉपी भरनी है। और जब बताने लगते हैं ना, तो सबसे पहले उसी स्टूडेंट के चेहरे पे पसीने आने लग जाते हैं, क्या लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं इसमें कितनी मैथमेटिक्स, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, सीएफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन लगता है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन लगता है। कभी वक्त मिलेगा तो यूट्यूब पर वो डेरिवेशन कराऊंगा, लेकिन उसका तो गेट वालों को भी मैं बोलता हूं कि कोई काम का नहीं है डेरिवेशन करवाता, उनको तो करवाते हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं, और जो बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ता है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, और उसको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो मुझे उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैंने खुद ने उसको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया ना, तो मुझे वो मना नहीं कर सकता कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती। लेकिन आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आती। ये जो ना ये कर्व, ये हम ड्रॉ करके बताते हैं, ये कैसे बनते हैं ये भी बताते हैं पूरी कहानी। लेकिन देखिए जितनी जरूरत है, जितना हम हजम कर सके उतना ही खाना चाहिए। जबरदस्ती लोगे तो जो काम की चीज है ना वो भी खराब हो जाएगी आपके लिए। सो ये अगर आप याद रख लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखते हो तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी वर्स्ट सिनेरियो के लिए हमेशा तैयार रहो, वर्स्ट सिनेरियो के लिए हमेशा तैयार रहो। हाँ ऑफ कोर्स, वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को तो याद ही रखना पड़ता है। गेट वालों को तो फिर भी 3 से 3.5 मिनट मिलते हैं, तो वो फिर भी कुछ डेरिवेशन वगैरह दिमाग में रख सकते हैं, आपको तो एट द लास्ट याद ही रखना है ना। ठीक है चलिए, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। अच्छा एक और पॉइंट, ये जो आप देख रहे हैं जीटा इक्वल्स टू 1, इसके लिए बता रहा हूं, फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग, फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग जीटा बराबर कितना होता है 1। देखो बेटा आपने थोड़ी देर पहले लिखा था जीटा इक्वल्स टू होता है C/2m C/2√m के,
तो C इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 2 जीटा एम के। आपने बोला जीटा बराबर 1, इफ जीटा इक्वल्स टू 1 तो ये जो C है ना ये बन जाता है सीसी। सीसी का मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो ये जो C है ये क्या बन जाएगा बेटा सीसी। तो सीसी बराबर जीटा की वैल्यू 1 तो ये बन जाएगा 2 रूट एम के। तो C आपको पता है, सीसी आपको पता है, तो देखो C डिवाइडेड बाय सीसी, ये क्या बन जाएगा जीटा। क्यों? 2 रूट एम के से 2 रूट एम के कट जाएगा और आपके पास में आ जाएगा जीटा। तो जो सिंपल छोटा सा डेरिवेशन ना वो तो मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि हाँ भाई ये देख लो, ये याद रख लेना। कभी कभी वो पूछ लेता है कि जीटा का फॉर्मूला क्या है, ये जितने भी फॉर्मूले थे पहले ये सब गलत बता देता है और सिर्फ ये दिया हुआ होता है वहां पर। इन सब में थोड़ा बहुत मिस्टेक वो कर देता है जानबूझ के खुद से, और आपको ये पता नहीं होता तो इसलिए वहां पर मार्क नहीं कर पाते, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको बता दिया, ये भी आप ध्यान रखिए। अच्छा, एक और पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत सी बार ये जो मैं अभी बोलने वाला हूं ना इसको सुन लेना ध्यान से और दिमाग में बैठा लेना। बहुत सी बार ये स्टेटमेंट मुझे एग्जाम में देखने को मिला है, वो बोलता है कि इन अंडरडैम्प्ड कंडीशन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट वंस डिक्रीजेस then again increases, मतलब body will show oscillatory motion. In under damping condition body will show oscillatory motion. तो ध्यान रखना अंडर डैम्पिंग के अंदर ही बॉडी ऑसिलेटरी मोशन दिखाएगी, टू एंड फ्रो टाइप का। वो बोलेगा इन ओवर डैम्प्ड कंडीशन, 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से कौन सा मार्क करना है? डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एंड टेंड्स टू 0 आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। In critical damp, displacement decreases exponentially and equals to 0 at finite time. ये भाई ये याद रखना कुल मिला के पूरा ग्राफ। अरे रख पाओगे ना, इतनी बात दिमाग में रख पाओगे ना? कुल मिला के ये बोल रहा हूं, अंडर डैम्पिंग में ऑसिलेटरी, क्रिटिकल डैम्पिंग में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा और ओवर डैम्पिंग के अंदर भी एक्सपोनेंशियल, लेकिन इनफाइनाइट पर 0 होगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा टाइम। चलिए, बहुत ही बढ़िया, प्री डैम्प्ड वाइब्रेशन। अब सुनिए आखिरी पॉइंट, फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड डैम्प्ड वाइब्रेशन। देखिए क्या होता है इसके अंदर, एक स्प्रिंग स्टिफनेस के, एक डैम्पर और ये मास। डैम्पिंग कोफिशिएंट सी यहां पर लगता है बेटा एक फोर्स F बराबर F0 साइन ओमेगा टी। देखो ये जो फोर्स होता है ना ये एक डायनामिक फोर्स है। सर ये डायनामिक फोर्स क्या होता है? ये जो मैं बोल रहा हूं ना ये सिर्फ समझ लो, ये काम नहीं आएंगे आपके। आप ना तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो मैं बोल रहा हूं अभी, और ना ही एक्चुअल में आप इन चीजों को याद कर पाएंगे। सिर्फ जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूं आपका। डायनामिक फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड में से कोई भी एक चीज बदल रही हो, उसको बोलते हैं डायनामिक फोर्स। साइन ओमेगा टी, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में बदलेगी, तो इस फोर्स की वैल्यू बदलेगी, तो ये बन गया एक डायनामिक फोर्स। तो बेसिकली इस तरह का फोर्स अगर सिस्टम में आता है, क्लियर है इतनी कहानी?
तो अगर कोई बोलता है कि सर फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन की इक्वेशन क्या होती है, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल्स टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में इसकी इक्वेशन होती है। सर ये एफ नॉट क्या है? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम की बात करेंगे तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो एफ नॉट को बोला जाता है मैक्सिमम एक्साइटेशन फोर्स। मैक्सिमम, ये सब इसी के नाम है, मैक्सिमम डिस्टर्बिंग फोर्स, मैक्सिमम शेकिंग फोर्स, ये सब इसी के नाम है। ओमेगा, ओमेगा जो है ना, साइन ओमेगा टी, ये इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लाइड फोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लाइड फोर्स। तो जब हम लोग इस कंडीशन के अंदर बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, जब हम लोग इस कंडीशन के अंदर बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये x आ गया, ये हमारे पास में टाइम t आ गया। तो हमने देखा कि वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, और बहुत ज्यादा टाइम के बाद में हमें एक कांस्टेंट रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ये बहुत ज्यादा टाइम के बाद में हो रहा है। अगर ये बहुत ज्यादा टाइम के बाद में हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं आफ्टर t टेंड्स टू इनफाइनाइट, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। ये कब मिल रहा है? बहुत ज्यादा टाइम के बाद में। बेसिकली इस कंडीशन को बोलते हैं स्टडी स्टेट कंडीशन। ये जो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है इसको आप बोलेंगे एम्पलीट्यूड। तो ये क्या है एग्जैक्टली? एम्पलीट्यूड एट स्टडी स्टेट कंडीशन, एम्पलीट्यूड एट स्टडी स्टेट कंडीशन। ये आता है एग्जैक्टली एफ नॉट बाई के डिवाइड बाय, छोटा सा फॉर्मूला है बस, 1 माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा बीटा का स्क्वायर। इसमें जीटा कौन है ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। बीटा कौन है? ये है ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा एन का रेशियो। ये है बेटा ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा एन का रेशियो, ओमेगा डिवाइड बाय ओमेगा एन का रेशियो। ठीक है? तो क्या कहानी इसके अंदर होती है वो मैंने आपको समझा दिया, और रिलेशन मैंने आपको यहां पर डायरेक्टली बता दिया। एक बार जल्दी से बता दीजिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्या क्या हो रहा है वो बिना मैथमेटिक्स के, विदाउट मैथमेटिक्स में आपको ये सब चीजें बता रहा हूं बस, है ना। अब आगे देखिए, बेसिकली एक टर्म यहां पर हम फाइंड करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्निफिकेशन फैक्टर। सर ये मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है? द रेशियो ऑफ amplitude at steady state condition and static deflection। इसको बोलते हैं static deflection known as मैग्निफिकेशन फैक्टर। देखिए जरा, तो एमएफ ये बन गया ए डिवाइडेड बाय एफ नॉट बाय के। ए का फॉर्मूला क्या है? एफ नॉट बाय के
डिवाइड बाय रूट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एफ नॉट बाई के। सो ये कैंसिल आउट हो गया। सो ये बन गया आपके पास में 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा बीटा का स्क्वायर। ये मैग्निफिकेशन फैक्टर बन गया। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताता हूं। व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन, इसका मतलब क्या हुआ? अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन, ऐसी जगह पर बीटा बराबर कितना हो जाता है? 1। भाई ओमेगा और ओमेगा एन बराबर तो बीटा बराबर 1 एंड जीटा इक्वल्स टू 0। सो जब आप इस एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में बीटा 1 और जीटा 0 पुट करोगे तो ये एम्पलीट्यूड जो हो जाता है वो एम्पलीट्यूड आ जाता है आपके पास में इनफाइनाइट। बेसिकली इस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है? जब आपके पास में अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, इस टाइम पर आपका सिस्टम लार्ज एम्पलीट्यूड दिखाता है, जिसे हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी हमने देखा है कि कुछ जेईई एग्जाम के अंदर ये सब पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन का मतलब है कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अगर जीटा 0 है तो ये हो गया अनडैम्प्ड रेजोनेंस। अगर जीटा नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब यहां पर डैम्पिंग हो रही है, तो उसे बोला जाएगा डैम्प्ड रेजोनेंस। एक बार बोलेंगे सभी स्टूडेंट्स, बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलिए एक और टर्म होती है, वो भी थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं, जिसे बोलते हैं वाइब्रेशन आइसोलेशन। देखिए, वाइब्रेशन आइसोलेशन का क्या मतलब है? जब किसी मशीन के अंदर वाइब्रेशन डेवलप हो रहा है, क्यों डेवलप हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर हो सकता है कुछ अनबैलेंस फोर्सेस रहे हो। तो ड्यू टू अनबैलेंस फोर्सेस अगर बॉडी के अंदर वाइब्रेशन डेवलप हो रहे हैं, तो वो मशीन जिस फ्रेम के ऊपर, जिस सपोर्ट के ऊपर इंस्टॉल की गई है, वो वाइब्रेशन उस सरफेस के अंदर ट्रांसमिट होने लग जाता है। और ऐसे में वो उस सरफेस को नुकसान पहुंचा रहा है। उस मशीन की इफिशियंसी तो कम हो ही रही है और सरफेस को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? कुछ वाइब्रेशन अब्जॉर्बर मटेरियल उसके अंदर लगाते हैं, जो कि मशीन में होने वाले वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर लेता है और सरफेस में ट्रांसमिट नहीं होने देता है। जैसा कि आप अपने घर के अंदर फ्रिज के नीचे लगाते हैं एक स्टैंड, आप जो वर्कशॉप है उसके अंदर लेथ मशीन के अंदर लगाते हैं एक फ्रेम। तो किसी भी मशीन को इंस्टॉल करने से पहले एक फ्रेम डिजाइन किया जाता है जिसके ऊपर उसे इंस्टॉल किया जाता है। वो इसीलिए इंस्टॉल किया जाता है ताकि उसमें जो भी वाइब्रेशन डेवलप हो उन सबको अब्सॉर्ब कर लिया जाए। पूरा तो नहीं कर पाते, फिर भी बहुत हद तक अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो क्या होता है? मशीन components having unbalanced masses produces vibration. These vibration will transmit in the frame, और बोल सकते हैं in the surface, to reduce transmission of such vibration is by some
वाइब्रेशन absorbing material known as vibration isolation। अच्छा, आपने अभी भी खुद ने बोला है कि सर पूरा का पूरा वाइब्रेशन तो वो तो ऑब्जॉर्व कर नहीं पाएगा, कुछ ही ऑब्जॉर्व कर पाएगा ना। तो जितना ऑब्जॉर्व कर पा रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है, पर जो ट्रांसमिट हो रहा है उसको कैसे मेजर करते हैं? उसको मेजर करने के लिए आप एक टर्म फाइंड करते हैं जिसे बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी ई। सो ये ई क्या होता है? एफ टी डिवाइड बाय एफ नॉट। एफ टी क्या है सर यहां पर? मैक्सिमम, सॉरी एफ टी क्या है आपके पास? फोर्स ट्रांसमिटेड टू द सरफेस। एफ नॉट क्या है? एफ नॉट तो सभी जानते हैं, मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स। अच्छा, इसको भी डिराइव करने से एक फॉर्मूला आता है जिसको आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। 1 प्लस 2 जीटा बीटा का होल स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा बीटा का होल स्क्वायर। क्या करता है? ट्रांसमिसिबिलिटी। अगर ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है इसका मतलब एफ टी ज्यादा रहा होगा, मतलब ज्यादा फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है। अगर ट्रांसमिसिबिलिटी कम है इसका मतलब एफ टी कम रहा होगा, मतलब कम फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है। ये इस कितना फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है बेसिकली इसका मेजरमेंट बताता है। बोलिए ये सुनो, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बस एक लास्ट पॉइंट और है, बस एक लास्ट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ शाफ्ट। रीलिंग ऑफ शाफ्ट ये बोल रहा है कि एक शाफ्ट आपको दी गई है, क्लियर है? जनरली क्या होता है कि आप देखते हैं कि जब भी आप किसी प्रोडक्शन सिस्टम में जाते हैं, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जाते हैं, तो वहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी शाफ्ट होती है जिनके ऊपर रोटर लगे होते हैं। अब मान लीजिए किसी कारण से आपने इस शाफ्ट के ऊपर जो रोटर लगाया है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्प्लेस हो गया किसी भी कारण से। क्या कारण हो सकता है यहां पर? नॉन होमोजेनिटी ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है वो नॉन होमोजीनियस नहीं रहा। जब होमोजीनियस मटेरियल होता है तो सेंटर पे आपको उसका सेंटर ऑफ मास दिख जाता है, लेकिन जो मटेरियल है वो नॉन होमोजीनियस नहीं है, सही से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो जो मटेरियल जो सेंटर ऑफ मास है वो इस एक्सिस पे नहीं है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया ई डिस्टेंस। अब जब ये शाफ्ट ओमेगा स्पीड से घूमेगी तो बाहर की साइड ये एक फोर्स महसूस करेगा एम ई ओमेगा स्क्वायर। अब जब रोटर बाहर की साइड बेटा एक फोर्स महसूस करेगा, जब रोटर बाहर की साइड एक फोर्स महसूस करेगा तो इस शाफ्ट के अंदर एक डिफ्लेक्शन आ जाएगा ना। हमने माना कि सर ये डिफ्लेक्शन है y, ऑलरेडी एक इसेंट्रिसिटी थी, तो बाहर की साइड जो फोर्स लगेगा ना वो बन जाएगा एम ई प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर। शाफ्ट में एक डिफ्लेक्शन आया है y, जिसकी वजह से शाफ्ट की जो स्टिफनेस है ना, जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें kx फोर्स डेवलप होता है, वैसे शाफ्ट को बेंड किया तो शाफ्ट की स्टिफनेस को बोलते हैं k, शाफ्ट स्टिफनेस। तो यहां पर एक ky फोर्स उधर डेवलप हो जाएगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगेन इस डेरिवेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन छोटा सा इसलिए मैं बता देता हूं, e प्लस वाई इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। मैं यहां से y फाइंड करना चाह रहा हूं, मैं यहां से y फाइंड करना चाह रहा हूं कि कितना शाफ्ट में कितना डिफ्लेक्शन आया। तो y इक्वल्स टू एम ई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय k माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। देखिए m ओमेगा स्क्वायर डिवाइड कर दो तो e डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा बेटा k बाय m ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल्स टू e डिवाइडेड बाय k बाय m को आप लिख सकते हो ओमेगा n स्क्वायर, और यहां पर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 है। सो ओवरऑल आप इस y को क्या लिख सकते हो? अगेन आपको डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस मैंने ऐसे बता दिया, छोटा सा था इस वजह से, ओमेगा n बाय ओमेगा। अब जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से समझो, अब जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो। इफ
ओमेगा लेस देन ओमेगा एन, मतलब शाफ्ट की स्पीड अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम होती है। एक पेपर मुझे चाहिए होगा आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने के लिए, और वो पेपर मेरे पास में हो नहीं है, ये कैसे हुआ। लेकिन मेरे पास एक बहुत प्यारी चीज है, बस ये मिल जाए मुझे सही से। ओहो मजा आ गया। ये तो देखो देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये वायर दिखाई दे रहा है कि ये वायर अब दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक कागज का टुकड़ा भी चाहिए, अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बस एक सेकंड दो बेटा, ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है, नहीं तो मैं ऐसे लिख देता फॉर्मूला। देखो बहुत ही खराब सा रोटर है और तो मान लो रोटर है। ये देखो, ये ब्लैक वायर जो दिखाई दे रहा है ना, ये शाफ्ट है, इसके ऊपर एक रोटर लगा हुआ है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो यहां पर है, थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे है। अब जब रोटर घूमेगा तो अगर आपकी शाफ्ट में डिफ्लेक्शन इस इसेंट्रिसिटी की साइड आ जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ मास से और दूर चला जाएगा ना, और दूर चला जाएगा ना, बोलो यस सुनो। लेकिन वहीं अगर आपकी शाफ्ट में डिफ्लेक्शन इसेंट्रिसिटी के अपोजिट साइड आ गया, तो सेंटर ऑफ मास देखो, सेंटर ऑफ मास देखो इस एक्सिस पे आ गया ना, सेंटर ऑफ मास देखो इस एक्सिस पे आ गया ना, बोलो यस सुनो। सेंटर ऑफ मास जो इस एक्सिस पे आ गया ना, बोलो यस सुनो। अरे बोलो समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। देखो बेटा फिर से देखो, सेंटर ऑफ मास यहां पर है, थोड़ा नीचे है, थोड़ा नीचे है। तो सेंटर ऑफ मास अभी एक्सिस, किस एक्सिस से, इस एक्सिस से नीचे है। तो अगर इसमें डिफ्लेक्शन इसेंट्रिसिटी की साइड आ गया, तो सेंटर ऑफ मास और दूर चला जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन, मेरी दोनों फिंगर्स को देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेकिन अगर इसमें डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड आए, तो सेंटर ऑफ मास देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आ गया, मेरे दोनों फिंगर्स को देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका y पॉजिटिव आ रहा है, अगर यहां पर ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एन है, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है आपके पास में ग्रेटर देन 1, ओवरऑल यहां से y पॉजिटिव आ रहा होगा। देखो ना यार, ये ग्रेटर देन 1 माइनस 1 इज पॉजिटिव, सो ओवरऑल y पॉजिटिव। तो ये आपके लिए डिजायर्ड कंडीशन नहीं है, नहीं। इफ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन हो गया, तब तो y इंफिनिटी आ रहा है। ये तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है ना, ये तो हमें कभी चाहिए ही नहीं। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस आपके सिस्टम को मैकेनिकल फेलियर की साइड ले जाएगा। मतलब रोटर शाफ्ट इनफाइनाइटली लार्ज एम्पलीट्यूड नहीं दिखा पाएगा, तो ये तो बहुत ही बेकार कंडीशन, इस पर तो जाना ही नहीं है। लेकिन इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा एन, तो y आपका नेगेटिव आ रहा है। बेटा y नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, y नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जिधर E है उस साइड शाफ्ट डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, उसके अपोजिट साइड डिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप कहेंगे सर ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये अपनाएंगे हम लोग प्रोडक्शन यूनिट के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को बहुत यूज किया जाता है। जब आप कुछ बन जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियर किसी प्रोडक्शन यूनिट में जाएंगे, तो वहां पर आप इनको प्रैक्टिकली देख भी पाएंगे। तो ये वो पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा को ग्रेटर देन ओमेगा एन रखा जाता है, जिससे कि जो सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब हो गया वो वापस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे चला जाए। साथ में जिस कंडीशन पर कंडीशन ऑफ रेजोनेंस दिखाई दे रही है, इस स्पीड को आप बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा रीलिंग स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड और रीलिंग स्पीड किसके बराबर है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसी को आप क्रिटिकल स्पीड और रीलिंग स्पीड बोलते हैं। एग्जाम में बोल देता है क्रिटिकल स्पीड कौन सी है, अरे नेचुरल फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल स्पीड बोलते हैं, बेवकूफ मत बन जाना वहां पर। सो इतने पॉइंट्स थे बेटा जो आपको याद रखने हैं, ऑलमोस्ट याद ही रखने हैं। सो अब मैं दे रहा हूं इनका स्क्रीनशॉट। अब अगर आपको कोई समस्या है, कोई और प्रश्न है, कोई और जिज्ञासा है, तो आप पूछते जाओ, मैं स्क्रीनशॉट देता जाता हूं। बैटरी तो खत्म नहीं हो गई, ओके। स्क्रीनशॉट लेते जाओ। कोई और समस्या हो किसी भी तरह की तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ
अब सब खत्म हो गया, अब आपको सिर्फ एफएम पढ़ना है। लेकिन सब खत्म हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई डाउट है तो आप पूछ नहीं सकते हो, बिल्कुल पूछ सकते हो। लेकिन बेटा जब भी आप डाउट भेजे तो कम से कम अपना नाम लिखकर भेजें और अपना बैच लिखकर भेजें। अगर कोई जेएन का बच्चा गेट का क्वेश्चन पूछता है तो हमको ऐसा लगता है कि यार जब ये चीज उसने पढ़ी ही नहीं तो वो कैसे सॉल्व कर पाएगा। सो आप डाउट भेजे तो अपनी इंफॉर्मेशन भी भेजे जिससे हम समझ सके कि इस बैच को हमने क्या क्या पढ़ाया है। एफएम वाले सर गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्सा एक्चुअल में देखो सर की गलती नहीं है यार, गलती कहीं ना कहीं अपनी साइड से रह जाती है। क्योंकि एक फैकल्टी बहुत मेहनत से बहुत सारी चीजें बताना चाहता है, फिर बच्चे ऊटपटांग बातें करते हैं ना, ऊटपटांग बातें करते हैं तो उसको लगता है कि यार मैं इतनी मेहनत से चीजों को बता रहा हूं, तो फिर उनको उस चक्कर में गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन क्लास है ना, अभी ऑफलाइन क्लास होती है तो क्या ना आप जेन्युइन डाउट पूछने से भी घबराते हो, और ऑनलाइन क्लास में तो क्या कुछ भी डाउट लिख देते हो आप, कुछ भी। लाइक सर आपका नाम आशुतोष ही क्यों है, आपका नाम सुरेश क्यों नहीं है, सर आप टॉम ही क्यों पढ़ा रहे हो, आप डॉम क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, लाइक कुछ भी जो मन में आ रहा है, कुछ भी। सर आज इंडिया क्यों हार गई, अब सर को क्या पता क्यों हार गई। तो ऐसा नहीं है कि लाइक ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यह है कि वो काफी डेडिकेशन से पढ़ाते हैं। हाँ अब बताओ। नहीं आज ये वाली बात तो उन्होंने मुझे भी बताई थी। बोला था कि आज एक बच्चा पूछ रहा था कि लिक्विड क्या होता है। तो मैंने तो उनको ये बोला था, मैंने कहा वो बॉटल पड़ी थी ना, उसी से पानी कैमरे पे फेंक देते। बोला लिक्विड की वजह से बंद हो गया कैमरा। बिल्कुल सही, वो सिविल का ही बच्चा होगा। आप देखा करो जब आपका रिस्पॉन्स है ना बहुत प्यारा होता है ना, बहुत प्यारा, फैकल्टी वो चीजें भी बता देती है जो नहीं बतानी होती है, कभी कभी जरूरत से ज्यादा पढ़ा देते हैं। लेकिन जब रिस्पॉन्स ऐसा आता है ना, लाइक सर लिक्विड क्या होता है, पानी क्या होता है, इसको H2O क्यों बोलते हैं। एक दिन वो बता रहे थे, वो पढ़ा रहे थे पता नहीं कहां पर, तो वो बोलते हैं कि एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया अगेन मतलब कहां से, फिर से स्क्रीनशॉट, अरे विकेश फिर से लो भाई स्क्रीनशॉट। बोलता एक बच्चा पूछ रहा था कि सर 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर ही क्यों होते हैं। अब वो बोले यार अब इसका क्या जवाब दे उस बच्चे को। मैं उनको बोला, मैंने कहा कि 100 सेंटीमीटर उसको 150 बता दो। बोला तुम 150 मान लो, क्या फर्क पड़ता है। पर एग्जाम में तो 100 सेंटीमीटर ही करेक्ट होगा। अब ऐसे ऐसे डाउट्स लेके आ जाते हैं तो ऑफकोर्स, अब वो एफएमओ में सिविल वाले भी बैठते हैं, मैकेनिकल वाले फिर भी इतने शैतान नहीं होते। हाँ अरे हमको पता है ना, हमको पता है ना। सो बहुत जरूरी होता है कि जो सामने पढ़ा रहा है ना उसको आप सेम रेस्पॉन्स दो। जितना अच्छा आप रेस्पॉन्स दोगे ना, आप मान के चले कि उतना अच्छा सब्जेक्ट वो आपके दिमाग में फिट करके जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, जल्दी मिलेंगे। अब अभी कैसे होता है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जल्दी मिलेंगे, चिंता मत करो। अगर तुम मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा और मेरा साथ अभी काफी लंबा चलने वाला है, चिंता मत करो। हाँ मैकेनिक्स तो पढ़ाएंगे यार, मैकेनिक्स तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे। अरे कोई बात नहीं, गुस्सा कर देते, गुस्सा मतलब सर का प्यार है। गुस्सा वो कर रहे हैं इसका मतलब वो तुमको कुछ समझाना चाह रहे हैं। वो अगर उस पर गुस्सा नहीं करेंगे ना तो फिर वो अननेसेसरी डाउट्स कैसे बंद होंगे। तो वो आपको कुछ समझाना चाह रहे हो, तो सर का प्यार है यार।
गुस्सा करने दो, वो आप लोगों से कितने बड़े हैं, वो गुस्सा करेंगे ना तो उतने प्यारे कॉन्सेप्ट भी देके जाएंगे। तुम सर की गर्लफ्रेंड थोड़े हो जो तुमसे जबरदस्ती प्यार से बात करेंगे वो। नहीं, मैकेनिकल इंजीनियर ऐसे ही गुस्सा करता है अभिराम। वो प्यार वाला गुस्सा और सारे गुस्से एक जैसे होते हैं, उनको ज्यादा समझ नहीं होती। अरे सूरज, तुम क्लास में हो कि नहीं हो? आज मेरी आखिरी क्लास है, तुम बता के तो जाओ। या नाराज हो गए तुम सही में? सूरज सही में नाराज हो गया यार। अरे सूरज, मैं बोल रहा था ना सूरज क्लास में है। तो सूरज, बहुत सारे डाउट्स होंगे, तुमने लिख लिए होंगे, तो चिंता मत करो, तुमको अलग से टाइम देंगे हम। तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? चलिए देखो, एक बहुत ही काम की बात बताते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा, सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो दो चीजें, जब आप दोबारा पढ़ेंगे इन चीजों को तो कुछ डाउट्स आपके और बढ़ेंगे। हो सकता है आप पहली बार जब नोट्स कॉपी वापस पढ़ रहे हो तो आपके कुछ डाउट्स और आएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, एक टोल फ्री नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो, 7742020422। लेकिन मेरी आपसे बहुत ही ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे मत करना कि लाइक आप देखो ना तो आप डायरेक्ट डायल कर दिया नंबर, नहीं, आप इसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सएप यूज कीजिए। अगर आपका कोई छोटा मोटा डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर भेज दो। आपको लगता है कि नहीं सर मुझे थोड़ा सा ज्यादा डाउट है, तो आप व्हाट्सएप करके ये बोलिए कि सर मेरा नाम ये है, मैं इस बैच का स्टूडेंट हूं, मुझे कुछ डाउट्स आपसे डिस्कस करने हैं, तो आप बताएं कि आप किस टाइम पर फ्री रहेंगे। तो या तो मैं आपको टाइम दूंगा या फिर मैं आपको खुद ही फोन कर लूंगा। जैसे अभी मैं क्लास में अगर कोई बच्चा फोन करता है तो डिस्टरबेंस होगा ना, ऐसे अगर आपने बिना सोचे समझे फोन किया तो डिस्टरबेंस होगा। ठीक है, तो आप ये सब कहानी लिखकर भेजेंगे ना तो मैं आपको फोन करूंगा। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरे पास मैसेज आया और उसके पास फोन नहीं गया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना? सबके पास जाएगा, लेकिन उन बच्चों के पास नहीं जाता। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, टेलीग्राम पे कोई क्वेश्चन आया उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दिया, कहीं और कोई क्वेश्चन मिला उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दिया, ऐसे 4-5 स्क्रीनशॉट भेज दिए और उनका मैसेज पता क्या आता है, आंसर, बस ये मैसेज आता है उनका। कौन हो तुम भाई, मेरे को नौकरी पे रख रखा है क्या तुमने? मैं क्यों सॉल्व करूं, मेरा एग्जाम थोड़े, तुम सॉल्व करो, तुम सॉल्व करो। ऑफ कोर्स मैं डाउट बता सकता हूं, है ना? तो ये सब मत भेजना, उनको हम डाउट ही नहीं बताते, हम कुछ बात ही नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं है, वो अलग दुनिया में। सो अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है तो आप अपना इंट्रोडक्शन दो पहले, और फिर बताओ कि सर ये मेरा डाउट है और इसमें ये डाउट है। अब मैं बैठ के, अब सोचेंगे इतनी क्लास लेने के बाद मेरे पास इतना टाइम होता है क्या कि मैं तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ूं और बैठ के सॉल्व करूं उसको? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। सो आपको भी वहां पर हाँ, आपको भी वहां पर ये इसीलिए ये देखो 420, इसीलिए मैंने सेव कर रखा है यहां पर, लेकिन नंबर लगेगा, चिंता मत करो। नहीं, अभी राज की बात तो दिमाग में कुछ है नहीं, बहुत सारी राज की बातें तुमको लिखवा दी, अभी यूट्यूब पर बताएंगे राज की बात, है ना? तो अपना इंट्रोडक्शन देके फिर डाउट पूछना, और डाउट क्या है वो बताना। लाइक ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन भेज के बोल रहे हो कि आंसर बताओ, मैं कहां से बताऊंगा आंसर, मैं तो खुद अनपढ़ आदमी हूं, है ना? तो उसमें क्या डाउट होता है वो आप पूछना मुझसे। दूसरा पॉइंट, आपने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 45 से 50 आवर्स तक बेसिक थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ा है।
सो थ्योरी ऑफ मशीन आपको कैसा लगा? जेन्युइन फीडबैक। आज ही जो क्लास अभी कर रहे हैं ना, जो क्लास खत्म होते ही मैं चाहता हूं उनका फीडबैक, आपका जो भी जेन्युइन फीडबैक रहा हो। अगर आपको खराब लगा ना तो खराब भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा हो, क्या अच्छा लगा, उसमें क्या खराब लगा, मैं आपका एक जेन्युइन फीडबैक चाहता हूं। हर एक बैच के बाद में मैं ये फीडबैक स्टूडेंट से लेता हूं। तो आप जैसे क्लास अभी मैं बंद करूं, आप सभी लोग इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर अपना जेन्युइन फीडबैक देंगे कि आपका थ्योरी ऑफ मशीन का सेशन कैसा रहा, इसमें क्या कमी रही। अगर कमी लगी तो आप कमी भी बताएं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे अभी आपने प्रिंस की मैं बात करूं, अगर प्रिंस की मैं बात करूं तो अभी प्रिंस ने बोला सर ऐसी ऐसी समस्या है, जिसको समस्या थी उसने बोल दिया। लेकिन जो बच्चे उस फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत ज्यादा इंजॉय बहुत ज्यादा खुश है, उसने ये नहीं बोला कि नहीं सर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हम अच्छी चीज को अप्रिशिएट नहीं करते, खराब चीज में तुरंत कमी निकाल लेते हैं, है ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी का एक जेन्युइन फीडबैक हमारे सामने रहे कि आपको थ्योरी ऑफ मशीन का ये सेशन पूरा कैसा लगा। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है। अगर वाकई में आपको कुछ कमी लगी तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि पर्सनली आपकी मदद करूं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। दोनों चीजें अच्छी। अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव आता है, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है ये कि मैंने इतने दिन एफर्ट लगाया और उस एफर्ट का कुछ फायदा मिला। अगर आपके फीडबैक में कुछ भी सर मुझे इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो मैं डेफिनेटली मैं खुद इंश्योर करूंगा कि वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो। ठीक है। अरे मेरा नाम ही नहीं पता तुम्हें, कुंवर प्रिंस विनय कुमावत। ठीक है। सब जितने भी एई जेई के एग्जाम है सबके लिए सफिशिएंट है। लेकिन कभी भी मेरा यूट्यूब सेशन मिस मत करना, क्योंकि मैं हमेशा दो तरीके से पढ़ाता हूं। बेसिक चीजें क्लास में पढ़ाता हूं और उसके बाद में आपको यूट्यूब पर खींच कर लाता ही हूं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो यहां पर हम लोग नए बताते हैं आपको। ठीक है। भले ही बाद में पहले जैसा भी हो, लेकिन इस सेशन को जरूर देखना। अरे सूरज, नहीं लड़ने की कोई बात नहीं है, ऐसा मत करो, आपस में लड़ो मत। नहीं देखो, चैट बॉक्स में और भी बच्चे बेटा इस तरह का आपस में, सूरज और प्रिंस दोनों ही इस तरह की चीजें आपस में ना बोले। ठीक है। आप पर्सनली आपस में भले लड़ लेना। ठीक है। और वो भी सर के लिए बिल्कुल नहीं। ओके। तो आप व्हाट्सएप पर मुझे अपना फीडबैक जरूर शेयर करें क्लास खत्म होने के बाद में भी। स्टिल अगर आपकी कोई दिक्कत रहती है, मैंने आपको बता दिया कि आप मुझे मैसेज करना, मैसेज करने के बाद में मैं खुद आपको कॉल करूंगा, चिंता मत करना। ठीक है। जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जिस टाइम पर आप इस लेक्चर को देखें उसी टाइम पर आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट से भी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं ना, तो उसका फीडबैक आप जरूर देते हैं। तो ये तो आपने एक पूरा सब्जेक्ट, एक 50 आवर्स की हमारी जर्नी रही थी। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने जो भी आपको पढ़ाया है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप जितने भी स्टूडेंट्स थे, मैंने काफी इंजॉय किया। और ऐसा नहीं कि अगर सूरज की बात करें तो ऐसा नहीं कि सूरज मैंने तुम्हें डांटा है या फिर ऐसा कुछ कहा। मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लास के अंदर आपको बिहेव करना चाहिए, है ना। तो मैं किसी से भी, ना तो मैं नाराज हूं, ना मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सूरज भी नाराज नहीं हुआ होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर लेकर बैठे हम लोग। सो पर्सनली मुझे काफी मजा आया इन 50 घंटे में आपको थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाने के लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने भी काफी इंजॉय किया होगा। इसलिए क्लास खत्म होते ही यहां पर आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। जो भी आपकी 50 घंटे की जर्नी रही, सब कुछ शेयर करें। वही हमारे लिए, वही फाइनली हमारे लिए इंकरेजमेंट होता है। ठीक है। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आगे और मिलेंगे, अभी चिंता मत करो, यूट्यूब पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग आपके सेंटर पे आते हैं, अगर टाइम मिलता है आपके सेंटर पे पहुंचा, तो पर्सनली तो डेफिनेटली मिलने वाले हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलेंगे वापस। गुड नाइट एवरीवन।